ASP.NET MVC कोर में अब जो टॉपिक हमारा है वो है मॉडल वैलिडेशन। आज से पहले हम लोग मॉडल के ऊपर बात कर चुके हैं, मॉडल को बेस बनाते हुए अपना एक फॉर्म भी क्रिएट कर चुके हैं। तो आज हम वो देखेंगे, अगर हम किसी भी मॉडल को बेस बनाते हुए एक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उस फॉर्म में जब डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी हम किस तरीके से चेक कर रहे होंगे। अच्छा, हमारे पास सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि जब भी यूजर जो है फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करने की कोशिश करता है तो वो समटाइम वैलिड होता है या समटाइम वैलिड नहीं होता। अभी डिपेंड करता है कि हो सकता है यूजर ने कोई टाइपो मिस्टेक कर दी हो, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक उससे हो गई हो, या फिर उसने इंटेंशनली जान करके चेक करने के लिए कि क्या हमारी फील्ड या हमारी जो प्रोजेक्ट है, जो साइट है, वो मतलब इनवैलिड डेटा को एक्सेप्ट करती है नहीं करती है। इस चीज को मतलब टेस्ट करने के लिए भी वो हो सकता है इनवैलिड डेटा को इंसर्ट करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डेटा वैलिडेशन चाहिए डेटा को डेटाबेस में भेजने से पहले। यानी कि बजाय इसके कि हम डेटा को डेटाबेस में भेज दें फिर वो डेटा इनवैलिड निकले तो फिर हम, जाहिर सी बात है, डेटा पे लोड बिना फालतू का इंक्रीज हो रहा है, बैंडविड्थ भी हमारी जो है ना जाया हो रही है। हम डेटा को आगे पास करने से पहले हम मॉडल के ऊपर इसको टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है एमवीसी में जो डेटाबेस होता है वो मॉडल के बाद होता है। जो डेटा आप इंसर्ट करोगे वो यूजर के थ्रू करोगे, कंट्रोलर के थ्रू वो आगे मूव होगा और मॉडल तक जाएगा। और मॉडल के ऊपर ही हम अपनी वैलिडेशन सारी ऐड करेंगे कि अगर डेटा सही है, वैलिड है, तो उसको आगे मूव करवाओ आप डेटाबेस तक। अगर वैलिड नहीं है तो फिर आप वहीं पर इसको रोक दें, लेकिन डेटाबेस तक हम लेके नहीं जाएंगे डेटा को। इससे फायदा हमारे पास ये होता है कि डेटाबेस में जो है ना इनवैलिड डेटा जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मॉडल स्टेट के कुछ एट्रीब्यूट्स निकल के आते हैं जो कि मॉडल बेस डेटा वैलिडेशन को एनेबल करने के लिए हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे मॉडल स्टेट के एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास कुछ, जो कि डेटा वैलिडेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं सर्वर साइड के ऊपर। अच्छा, अभी हम बात करेंगे सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होती है और क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होती है, इनमें फर्क क्या होता है। तो मॉडल साइड वैलिडेशन जो है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जब भी फॉर्म के थ्रू डेटा इंसर्ट किया जाता है तो वो कंट्रोलर के एक्शन मेथड की तरफ ऑटोमेटिकली मैप किया जा रहा होता है। इसके ऊपर अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डेटा मैपिंग किस तरीके से हो रही होती है। तो डेटा आपने इंसर्ट किया व्यू के थ्रू और वो हमारे एक्शन मेथड के थ्रू एक्शन मेथड के साथ मैप हो गया, जो कि एक्शन मेथड कंट्रोलर के अंदर मौजूद था। अब यहाँ पे मैप होने के बाद जो है ना दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। यानी कि फॉर सपोज हम इंडेक्स के अंदर आ गए, डेटा लेके अपने इंडेक्स में आ गए। अब ये कि हम इंडेक्स के ऊपर ही वैलिडेशन लगा दें या उसके ऊपर लगाएं मॉडल बेस्ड वैलिडेशन। वैलिडेशन लगाने के यहाँ पे दो तरीके अवेलेबल है आपके पास, एक है क्लाइंट साइड वैलिडेशन और एक है सर्वर साइड वैलिडेशन। जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है वो रखती है आपकी जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट की मदद से। उसमें ये होता है कि आप जो है ना मॉडल तक डेटा को लेके नहीं जाते, यानी कि मॉडल से पहले ही चेक करवा रहे हो डेटा को। डेटा जब आप सेंड कर रहे हो मॉडल तक तो जाएगा वो, लेकिन आप मॉडल पे वैलिडेशन चेक नहीं करवा रहे, आप चेक करवा रहे हो यूजर के ऊपर ही, व्यू के ऊपर ही चेक करवा रहे हो कि आया डेटा मेरा ठीक है या गलत है। लेकिन होता क्या है, इसमें यूज होती है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है जिसको आप सर्वर के ऊपर रन नहीं करते, उसको आप रन करते हो क्लाइंट के ऊपर। यूजुअली हम क्लाइंट के ऊपर रन कर रहे होते हैं, यानी कि वेब ब्राउजर पर रन कर रहे होते हैं। और वेब ब्राउजर के पास एक ऐसा फीचर होता है जिसके थ्रू हम क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वैलिडेशन मेरी जावास्क्रिप्ट पे बेस करती है तो अगर किसी यूजर ने जावास्क्रिप्ट अपने ब्राउजर में बंद करी हुई है तो वहां पे वो वैलिडेशन वर्केबल नहीं होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो बने उसके ब्राउजर पे, तो जावास्क्रिप्ट के जो भी फंक्शन है वो भी वर्क नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए हम यूज करते हैं मॉडल साइड वैलिडेशन। मॉडल में क्या होता है, मॉडल पे जो वैलिडेशन चेक की जा रही होती है वो की जा रही होती है सर्वर के ऊपर चेक। नोटिस करें, सर्वर पे चेक तो की जा रही है लेकिन डेटाबेस के ऊपर हिट नहीं कर रही डेटा। यानी कि डेटाबेस पे जाने से पहले सर्वर चेक कर रहा है कि डेटा हमारा ठीक है या नहीं है, ठीक है तो आगे डेटाबेस से फॉरवर्ड कर रहा है, अदरवाइज वो आपको एरर मैसेज शो कर रहा है। लेकिन यूजर की जो क्लाइंट मशीन है, जो वेब ब्राउजर है, उसके ऊपर कोई भी चेकिंग प्रोवाइड नहीं हो रही। यानी कि जो चेकिंग का सिनेरियो है वो सर्वर पे हो रहा है। अब सर्वर पे जब चेकिंग होगी तो सर्वर के ऊपर यूजर का कोई भी एक्सेस नहीं होता, उसके ऊपर हमारा एक्सेस होता है। तो ये एक फायदा है कि आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन ना करें, आप सर्वर साइड करें। इससे फायदा ये है कि क्लाइंट के ऊपर कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं हो, क्लाइंट चाहते हुए भी वैलिडेशन को मतलब जो है ना रोक नहीं सकता। वैलिडेशन लाजमी लाजमी होगी क्योंकि वैलिडेशन जो हो रही है वो सर्वर पे हो रही है और सर्वर तक जो क्लाइंट की रीच है नहीं। अब जो हमने एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया कि जो मॉडल स्टेट वैलिडेशन होती है वो कुछ हमें एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करके दे रही होती है, तो कुछ बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स है हमारे पास जिसमें रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग लेंथ है, ईमेल एड्रेस है, रेंज, रेगुलर एक्सप्रेशन, कंपेयर, फोन, यूआरएल, इसके अलावा और भी होते हैं। ये सारे के सारे मॉडल बेस्ड एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमारे पास मॉडल बेस्ड वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए हमारी हेल्प करके दे रहे होते हैं। और ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमें एक नेम स्पेस में मिलते हैं जिस नेम स्पेस का नाम है सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। इसके अंदर हमें सारे नेम स्पेस मिलेंगे और ये समझ लो हर एक, सॉरी, सारे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे और ये सारा
सारे के सारे एट्रीब्यूट जो हैं कुछ ना कुछ हमारे डेटा को वैलिडेट करने के लिए हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। तो अब प्रैक्टिकल देखते हैं पहले किस तरीके से हम एक्चुअल में मॉडल बनाएंगे और मॉडल बेस्ड वैलिडेशन को परफॉर्म करेंगे। तो मेरे पास एक फ्रेश प्रोजेक्ट है और इसमें सबसे पहला काम ये होता है कि हम एमवीसी को एनेबल करते हैं, सर्विसेज डॉट एड एमवीसी, और उसके बाद जो हमारी राउटिंग है उसको हम सेट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो मिडिल वेयर है उसको हम क्लोज करते हैं, कमेंट किया मैंने, ऐप डॉट यूज एमवीसी विद डिफॉल्ट रूट। इससे क्या होगी, हमारी एमवीसी की राउटिंग सेट हो गई है। और क्योंकि इसमें मैं क्या करूंगा, बेसिकली इसमें हम जो है ना बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करेंगे, कुछ क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज यूज करेंगे जिससे हमारी यूआई थोड़ी बेटर हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है स्टैटिक फाइल्स को भी इनेबल कर देते हैं, यूज स्टैटिक फाइल्स, यूज डॉट यूज स्टैटिक फाइल्स। ठीक, आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप को इनेबल करने के लिए एक मिडिलवेयर होता है, उसको भी हमने यूज करा लिया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कंट्रोलर क्रिएट करना है। राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐड न्यू फोल्डर, कंट्रोलर्स, और यहाँ पे एक सिंपल सा कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू कंट्रोलर। एम्प्टी कंट्रोल चूज करें आप, और इसका नाम होम कंट्रोलर सिलेक्ट कर लो और आप कर लो ऐड। अब ये इसका बाय डिफॉल्ट एक्शन मेथड आ गया है। एक्शन मेथड के ऊपर एक व्यू क्रिएट कर लें आप, राइट क्लिक करें, ऐड व्यू, एम्प्टी व्यू, और इसका नाम जो है इंडेक्स व्यू रहने दें, ऐड कर लेते हैं। अच्छा, बाकी इसमें हमने ये है कि लेआउटिंग यूज करनी है, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करेंगे तो बूटस्ट्रैप के लिंक्स हम लेआउट में लगाएंगे। तो व्यूज पे आते हैं, राइट क्लिक करके शेड फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसमें हमारा लेआउट सेट होगा, उसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और शेड में आके हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, सर्च कर लें आप यहाँ से लेआउट, रेजर लेआउट आ गया, और ये आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको चाहिए बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप से पहले इस लेआउट को मुझे कनेक्ट करवाना है अपने इंडेक्स व्यू के साथ। तो इसके लिए मुझे एक फाइल चाहिए होती है जिसका नाम होता है व्यू स्टार्ट। वो फाइल बनती है व्यूज के मेन फोल्डर में, व्यूज के मेन फोल्डर पर राइट क्लिक करें, ऐड, यहाँ पे एक फाइल होती है आपके पास व्यू स्टार्ट की, दिस वन। ये फाइल आपके लिए क्या करेगी, आपके लेआउट को आपके इंडेक्स या कोई भी नॉर्मल व्यू से कनेक्ट करवा देगी। ये आपके वो फाइल आ गई है। अब हमें चाहिए बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप के लिए आप प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आए मैनेज क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज। इसके थ्रू आप किसी भी बूटस्ट्रैप या कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को आप इनेबल कर सकते हैं। ये आपके लिए एक लिप मैन करके फाइल ओपन कर देगा, इसमें आप अपनी लाइब्रेरीज को ऐड करवा सकते हैं। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है लाइब्रेरी जो कि है बूटस्ट्रैप की। ये इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करेगा, तो आप यहाँ पे सिंपल सर्च कर लें ट्विटर बूटस्ट्रैप, उसका जो भी करंट वर्जन हो आपके पास आ जाएगा। उसके अलावा है डेस्टिनेशन जो कि सेव होगी आपकी www रूट के अंदर, और इसमें एक फोल्डर क्रिएट करते हैं हम लिप का, और इसमें मजीद एक फोल्डर क्रिएट करेंगे बूट स्ट्रैप का। ये बूट स्ट्रैप सेव कर दिया हमने। इसके अलावा हमें जेक्वेरी भी चाहिए, तो हम यहाँ पे लाइब्रेरी और जेक्वेरी जो हमने सेव करनी है वो डेस्टिनेशन में जाते हैं और लिप में एंटर होते हैं, और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करते हैं जे क्वेरी का। जैसे आप फाइल को करेंगे सेव, तो ये इस रूट फोल्डर में कुछ ही देर में आपके लिए बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। तो अभी आपके सामने ये स्टोरिंग कंप्लीट हो चुकी है। लिप में एंटर हो, आपके सामने बूटस्ट्रैप भी आ गई है और जेक्वेरी भी आ गई है। अब इस बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी को आपको लिंक करवाना है अपने लेआउट के अंदर। लेआउट पे चलते हैं और हेड में आने के बाद जो बूटस्ट्रैप की CSS है उसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। ये आपकी CSS लग गई है जो कि आपके हर आने वाले पेज के लिए यूजेबल होगी। और लास्ट में आके पहले जेक्वेरी लगती है हमारे पास, जेक्वेरी इनेबल करते हैं, और बिल्कुल आखिर में बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट, तो उसको भी हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपने लेआउट के अंदर बूटस्ट्रैप को इनेबल कर लिया है, और लेआउट क्योंकि हमारे इंडेक्स से कनेक्ट हो चुका है तो इंडेक्स में बूटस्ट्रैप इजीली इनेबल हो चुकी होगी। अब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे, और फॉर्म क्रिएट होगा हमारा टैग हेल्पर के थ्रू। अब टैग हेल्पर्स के ऊपर हम ऑलरेडी क्लास कवर कर चुके हैं। तो टैग हेल्पर्स के लिए एक टॉपिक होता है, यानी कि एक नेम स्पेस होता है, वो हमें ऐड करवाना पड़ता है अपने व्यू इंपोर्ट फाइल में, ताकि हम ओवरऑल एप्लीकेशन के अंदर टैग हेल्पर्स का यूज ले सकें।
तो वो व्यू इंपोर्ट फाइल कैसे बनेगी, उसके लिए भी आप क्या करें, व्यूज पे राइट क्लिक करें, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू इंपोर्ट्स का, ये फाइल एक इंक्लूड करा लें। और यहाँ पे एक डायरेक्टरी होता है हमारे पास, उस डायरेक्टरी के थ्रू हम व्यू इंपोर्ट्स का जो नेम स्पेस है उसको ऐड कर रहे होते हैं पूरे प्रोजेक्ट में। डायरेक्टरी का नाम है एड टैग हेल्पर, एट टैग हेल्पर। स्टडी का मतलब है तमाम प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये आने वाला जो नेम स्पेस चाहिए कॉम ऐड करना, और अब आपका आएगा नेम स्पेस। नेम स्पेस का नाम जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP नेट कोर डॉट MVC टैग हेल्पर्स। ये हमारे पास नेम स्पेस है जो कि ओवरऑल दी एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस व्यू इंपोर्ट्स फाइल, माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP नेट कोर डॉट MVC डॉट टैग हेल्पर्स। तो अब ये हो गया कि इसमें व्यू के अंदर मैं टैग हेल्पर को यूज करवा सकता हूँ। लेकिन अब टैग हेल्पर के थ्रू जो फॉर्म बनाऊंगा वो फॉर्म मेरा बेस करेगा मॉडल के ऊपर, क्योंकि मॉडल बेस्ड वैलिडेशन चाह रहे हैं। तो मॉडल हमें क्रिएट करना है, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हमने दोबारा प्रोजेक्ट के ऊपर आना है, राइट क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट करना है मॉडल के लिए, मॉडल्स, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक, और यहाँ पे मॉडल्स के ऊपर एक क्लास बनाते हैं, क्योंकि मॉडल हमारे पास एक क्लास होती है। और इस क्लास का जो नाम है मैं दे रहा हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्लास। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज की बनेंगी प्रॉपर्टीज, और यही प्रॉपर्टीज कल को हमारी फील्ड के लिए बन जाएगी, जो हमारा टैग हेल्पर है उसके लिए बन जाएंगी फील्ड्स। तो बेसिक हम बनाते हैं प्रॉपर्टीज प्रॉप करके, सिंपल एक प्रॉपर्टी बना रहा हूं मैं, स्ट्रिंग नेम, बस ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इस मॉडल क्लास को हमने यूज करवाना है डिफरेंट जगहों पे, तो हम क्या करेंगे, इसी व्यू इंपोर्ट्स में आके इस मॉडल क्लास का भी रेफरेंस ऐड कर देंगे, ताकि ये मॉडल क्लास हमारी अक्रॉस द एप्लीकेशन यूजेबल हो जाए। तो उसके लिए हम करेंगे यूजिंग, प्रोजेक्ट का नाम आएगा, मेरे प्रोजेक्ट का नाम था मॉडल वैलिडेशन डॉट मॉडल्स, और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, पूरा मॉडल फोल्डर इनेबल करा लिया अपने व्यूज के लिए भी, आने वाले और आने वाले कंट्रोलर्स के लिए भी। ठीक है, ये काम कर लिया आपने। इन सबके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। अब व्यूज में चलते हैं, एक्चुअल में जो हमारा इंडेक्स व्यू है उसके ऊपर हमें चाहिए फॉर्म विद बूटस्ट्रैप। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस वगैरह हैं वो भी यूज करेंगे, क्लास कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज करते हैं डिफ क्लास, क्योंकि बूटस्ट्रैप हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, रो बना दिया हमने, और इस रो के अंदर बनाते हैं डिफ क्लास कॉल डैश MD डैश 4। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें फॉर्म चाहिए हमारे को, तो फॉर्म अब जो फॉर्म क्रिएट होगा बेसिकली वो होगा टैग हेल्पर के थ्रू फॉर्म हमारा जो क्रिएट होगा। तो पहले हमें लेबल चाहिए होता है, तो लेबल हम बनाएंगे लेबल ASP4। लेबल किसके लिए बन रहा है, अब हमने यहाँ पे जो मॉडल क्लास है ना हमारी दिस वन, इसके लिए हमने लेबल चाहिए। तो इस मॉडल क्लास का हमने रेफरेंस सेट करना पड़ेगा अपने व्यूज के पास भी। यहाँ पे आए @मॉडल, और प्रोजेक्ट का नाम आपका आएगा दोबारा मॉडल वैलिडेशन, प्रोजेक्ट का नाम था मॉडल वैलिडेशन डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय क्लास की हमने सारी फील्ड्स को अपने फॉर्म में यूज करवाना है, तो हमने ऊपर रेफरेंस ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि सामने फील्ड जो है ड्रॉप डाउन में आ रही होगी, नेम की सिंगल फील्ड है वही आ रही है, मल्टीपल फील्ड्स होती तो सारी मल्टीपल फील्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले में आ रही होती है। ठीक है, आपने नेम को लिख देना है। ठीक है, तो ये आपकी जो नेम ASP4 नेम जो है ना, ये हमारा बेस कर रहा है मॉडल प्रॉपर्टी के ऊपर। लेबल हमारा हो गया क्रिएट। अब हमें चाहिए फील्ड, तो फील्ड बनाने के लिए हम करते हैं यहाँ पे सिंपल इनपुट ASP4 नेम के लिए हमने इनपुट चाहिए। अब नेम की टाइप वहाँ पे स्ट्रिंग है तो ऑटोमेटिकली टाइप कर देगा ये टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देगा, क्योंकि हमारे पास जो मॉडल प्रॉपर्टी है उसकी उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। बाकी बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करनी है हमने फॉर्म कंट्रोल, ताकि फॉर्म हमारा थोड़ा बेटर लुक में आ जाए। और लास्ट में हमने एक बटन चाहिए होता है, बटन के लिए कोई भी हेल्पर मौजूद नहीं है तो आप बटन वही बनाएंगे इनपुट टाइप सबमिट का, और इस पर भी क्लास अप्लाई कर दें btn डैश आउटलाइन
प्राइमरी। ठीक है, ये हमारे पास बटन आ गया सिंपल सा, इस पर सबमिट लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे करते हैं प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट, चेक करते हैं कि हमारे पास मॉडल रिलेटेड फील्ड आ गई या नहीं आई है। फील्ड आ गई है तो फिर इस फील्ड को वैलिडेट भी करेंगे। तो ये अब तक का फॉर्म है हमारे पास। फॉर्म के ऊपर जैसे आप सबमिट करोगे ना, तो होगा ये कि अभी जो फॉर्म आ रहा है बेसिकली वो आ रहा है होम स्लैश इंडेक्स का जो हमारा मेथड था ना, होम कंट्रोलर और इंडेक्स जो उसका मेथड था, इस पे फॉर्म बना हुआ था, फॉर्म यहाँ से आ रहा है हमारे पास। लेकिन जैसे आप फॉर्म को करेंगे एग्जीक्यूट, अच्छा अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इसका मकसद ये कि आपने फॉर्म के अंदर जो है ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो कि मैंने मिस कर दिए हैं, वो आपको लगाने होते हैं। जो फॉर्म का टैग आपने बनाया ना, बेसिकली फॉर्म का टैग ही नहीं बनाया मैंने, ये बड़ी अच्छी मिस्टेक है। आप पहले फॉर्म का टैग बनाएंगे फिर सारा काम करेंगे, और फॉर्म के अंदर फिर एट्रीब्यूट लगेंगे आपके। फॉर्म ओपन, और लास्ट में आके आपने करना है फॉर्म क्लोज, जब वो सबमिटेबल नहीं है क्योंकि आपने फॉर्म नहीं बनाया था ना। अच्छा, अब इस फॉर्म में है तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। एक तो ये कि एएसपी एक्शन, कि ये फॉर्म कौन से एक्शन पे एग्जीक्यूट होगा, मैं कह रहा हूँ इंडेक्स पे एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये एक्शन कहाँ पे मौजूद है, एएसपी कंट्रोलर, ये मौजूद है होम के अंदर। और फॉर्म के मेथड होते हैं, तो आप मेथड यूज करेंगे फिलहाल पोस्ट मेथड, यानी कि इस फॉर्म की एग्जीक्यूशन जो हो रही है वो पोस्ट बैक मेथड पे होगी, जो कि इंडेक्स मेथड होगा पोस्ट का। लेकिन अगर आप चले कंट्रोलर पे, तो यहाँ पे एक ही इंडेक्स मेथड है, लेकिन ये है गेट मेथड। आपको कैसे पता चला गेट मेथड है, जब भी हमारे पास जो फॉर्म का जो भी कोई एक्शन मेथड बनता है उसके ऊपर कोई भी वर्ब डिफाइन नहीं होता एचटीटीपी वर्ब, तो बाय डिफॉल्ट वो गेट होता है। आप चाहो तो इस तरीके से डिफाइन कर भी सकते हो एचटीटीपी गेट, तो ऑलरेडी गेट होगा। यानी कि फॉर्म जब फर्स्ट टाइम डिस्प्ले होता है वो गेट के थ्रू डिस्प्ले होता है, लेकिन जब आप सबमिट करेंगे ना फॉर्म को, जब आप बटन पे क्लिक करके सबमिट करवा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो रिक्वेस्ट जनरेट होती है वो होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो आप इसलिए करें डुप्लीकेट कॉपी और यहाँ पे लगा दें एचटीटीपी पोस्ट। तो ये पोस्ट वाला कब कॉल में आएगा, रन में जब आएगा, जब हम फॉर्म को एक्चुअल में सबमिट कर रहे होंगे। और बाकी एरर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग करेंगे, जिस भी क्लास का डेटा यहाँ पे आने वाला है उस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो एम्प्लॉय क्लास का हमें बनाना ऑब्जेक्ट, ई करके बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट। और क्योंकि एम्प्लॉय क्लास यहाँ पे इनेबल नहीं है तो आप इसको नेम स्पेस सेट करा दें, इस तरीके से ऑटोमेटिक ऐड कर देगा एम्प्लॉय क्लास का मॉडल का रेफरेंस सेट कर देगा टॉप के ऊपर। तो इसने मॉडल का रेफरेंस सेट कर दिया और एरर भी सॉल्व हो गया। अब इस मेथड के थ्रू फॉर्म हमारे पास डिस्प्ले होगा, और फॉर्म में जब डेटा लिखेंगे आप, तो वो इस मेथड के थ्रू डेटा आपके सामने जो है ना रिसीव हो रहा होगा, आप जो है ना सेंड कर रहे होंगे, इस मेथड के थ्रू सेंड हो रहा होगा डेटा हमारे पास। अब करते हैं जरा एग्जीक्यूट। तो अभी जो फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है वो इंडेक्स जो गेट वाला मेथड है उसके थ्रू डिस्प्ले हो रहा है, और जब सबमिट करेंगे हम तो वो जाएगा इंडेक्स के पोस्ट मेथड के थ्रू। अच्छा, पहले तो मैं ये करता हूँ कि मुझे मजीद फील्ड्स चाहिए, तो मैं अपनी मॉडल क्लास को थोड़ा सा और इनहांस करता हूँ और कुछ मजीद फील्ड्स को ऐड करते हैं यहाँ पे। एक मैंने फील्ड बना दी जेंडर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप कर सकते हो स्ट्रिंग, बल्कि ऐसा करते हैं जेंडर के लिए एक इनम क्रिएट करते हैं, लास्ट टाइम भी हमने क्रिएट किया इनम, तो आप जेंडर के लिए इनम क्रिएट कर सकते हो पब्लिक। ये मेरे पास एक इनम बना लिया मैंने जेंडर के लिए अपने, ठीक है। तो जेंडर की टाइप क्या हो जाएगी, अब जेंडर ही हो जाएगी, जिसमें ये है कि ड्रॉप डाउन आ जाएगा एक, और यहाँ पे हम दो वैल्यूज को सेट कर लेते हैं। ये इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक हो गया। और एक फील्ड में और मजीद बनाता हूँ, एज के लिए बना लेता हूँ एक फील्ड में, ठीक है। ये मेरी एज के लिए फील्ड बन गई है। एक फील्ड बनाते हैं हम ईमेल के लिए, स्ट्रिंग होगी ईमेल की टाइप जो होगी, ईमेल की टाइप होगी स्ट्रिंग हमारे पास। और इसके अलावा हम बना लेते हैं पासवर्ड के लिए एक फील्ड, वो भी स्ट्रिंग में होगा हमारे पास। यानी कि सारी फील्ड्स हम बना लेते हैं
उसके ऊपर अभी प्रॉपर्टीज एक्चुअल में बनाएंगे बाद में, जो व्यूज की प्रॉपर्टीज होंगी। ये हमारे पास हो गई पासवर्ड की फील्ड। और लास्ट फील्ड एक हम क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यूआरएल की भी वैलिडेशन आपको बतानी है, तो मैं स्ट्रिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ फॉर सपोज यूआरएल, या प्रोफाइल यूआरएल के लेते हैं इसको हम। चलो यूआरएल के लेते हैं, प्रोफाइल यूआरएल बाद में हम चेंज कर सकते हैं खैर। तो ये फिलहाल के लिए हमारे पास ये फील्ड्स है। अब इनकी हमने जो है ना, जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो भी क्रिएट करनी है, यानी कि जो इनपुट की फील्ड्स हैं वो भी क्रिएट करनी है व्यूज के ऊपर जाके। तो व्यूज पे चलते हैं। एक तो हमने क्रिएट कर लिए नेम के लिए। अब हमें चाहिए ड्रॉप डाउन के लिए, पहले तो लेबल चाहिए हमें, लेबल ASP4, और ये बनेगा जेंडर के लिए, लेबल आ गया। और जेंडर के लिए हमने चाहिए होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट पूरी। ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट यूज नहीं करना, हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करनी है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट जो एरिया होता है हम वो यूज करेंगे, सिलेक्ट ओपन सिलेक्ट क्लोज। और ASP4 किसके लिए बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास जेंडर के लिए। ठीक है, क्लास हमने यूज करवानी है इसके अंदर, ये क्लास तो कंपलसरी है बूटस्ट्रैप के लिए। फॉर्म कंट्रोल की क्लास आ गई। इसके अलावा यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज होता है ASP आइटम्स का। इसमें किस किस्म के आइटम आएंगे, तो आप HTML ये सब हम बात कर चुके हैं। डॉट गेट सिलेक्ट लिस्ट आपने करना है, और यहाँ पे बताना है कौन सी लिस्ट चाहिए, जेंडर की लिस्ट चाहिए, जेंडर आ गई। और यहाँ पे आपने इस तरीके से ब्रैकेट लगा देना है। तो ये आपका क्या बन गया, आइटम गेट करेगा और सिलेक्ट के अंदर डायनेमिकली तौर पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। अब सिलेक्ट के अंदर जो आपके ऑप्शन बनेंगे ना, अब वो क्रिएट करते हैं ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन बनेगा हमारा जो कि बिल्कुल स्टैटिक होगा, इसकी वैल्यू जो होगी कुछ भी नहीं होगी, उस पर हम लिख देंगे सिलेक्ट जेंडर। बाकी दो जो ऑप्शन होंगे वो हमारे डायनेमिक बनेंगे, जो कि मेल फीमेल के ऊपर ऑटोमेटिक आ रहे होंगे, यानी कि आपको बनाने नहीं है। जेंडर को देखते हुए जो भी इनम्स के आइटम थे ना, वो दोनों ऑटोमेटिकली ऑप्शन में कन्वर्ट करके आपको तीन किस्म की शो करेगा ड्रॉप डाउन। एक आपका अपना स्टैटिक जिसमें सिलेक्ट जेंडर लिखा हुआ, और एक में लिखा हुआ मेल, एक में लिखा हुआ फीमेल, जो कि बेस करेगा आपके इनम्स की वैल्यूज के ऊपर। इसके ऊपर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, उसके ऊपर हम डीप में बात करिए। अब ये कि मजीद फील्ड्स हमारे पास एज की है, ईमेल की है, पासवर्ड और यूआरएल। तो अगेन लेबल क्रिएट करते हैं, लेबल ASP4, लेबल 4 एज आ गया हमारे पास। अब एज के लिए भी इनपुट टाइप ही चाहिए हमने, इनपुट टाइप, सॉरी टाइप नहीं, ASP4 चलेगा ना, तो ASP4 एज। अब एज के टाइप इंटीजर है तो ऑटोमेटिकली नंबर कर देगा। और एक आपको क्लास चाहिए होती है, क्लास का नाम है फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, दूसरी फील्ड बन गई हमारी। अच्छा, मजीद फील्ड हमने ऐसी चाहिए, एज हो गया हमारे पास, जेंडर हो गया, ईमेल चाहिए तो हम ईमेल कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं ईमेल। इसके अलावा हमारे पास एक पासवर्ड की फील्ड है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं पासवर्ड। और लास्ट फील्ड है हमारे पास यूआरएल के लिए, जिसमें हम प्रोफाइल यूआरएल कुछ भी आप दे सकते हो अपने हिसाब से, तो मैं फिलहाल यूआरएल देता हूँ। और इधर भी हम कर लेते हैं फील्ड फॉर यूआरएल। अभी फॉर्म तो बन गया, लेकिन ये फॉर्म वैलिडेट फॉर्म नहीं होगा, मतलब वैलिडेशन के बगैर फॉर्म है, ये डिस्प्ले के लिए बस। ठीक है, इसको जरा एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं। तो ये अब तक का फॉर्म है, इसमें अगर आप कुछ लिखे बगैर भी सबमिट करोगे तो ये पेज को आपको रिफ्रेश कर रहा है, मतलब डेटा लेके जा रहा है। हालांकि आप समझ रहे हो कि डेटा लेके कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमने पोस्ट बैक मेथड पे ज्यादा कुछ काम नहीं किया हुआ, तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन डेटा को ये सबमिट करवा रहा है आपके, कुछ लिख के बगैर भी करवा रहा है। तो हमें इसको रोकना है अभी, इसमें से हर एक फील्ड को वैलिडेट करवाना है। सबसे पहले तो हम चाह रहे हैं कि इनमें से कोई भी फील्ड जो है खाली सबमिट ना हो सके, हर फील्ड को हमने रिक्वायर्ड बनाना है। तो रिक्वायर्ड बनाने के लिए हमने जो एक कस्टमर की रिक्वायर्डेशन होती है वो तो हमने यूज नहीं करनी, वो तो प्लान सेट की लाएगी आपकी। हमें सर्वर साइड यानी मॉडल बेस्ड जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाना है। तो उसके लिए हम आप जो है मॉडल पे चलें। अब सारा काम मॉडल के ऊपर होगा हमारा मोस्टली, और जिस फील्ड को आपको रिक्वायर्ड करना है उस फील्ड के ऊपर आके आप देखें सिंपल रिक्वायर्ड। अब ये जो क्लास है हमारी, बेसिकली ये एक एनोटेशन में ऐड है जिसको आपने ऐड करना है। ये लास्ट टाइम मैं थ्योरी में बताया आपको, ये वो एनोटेशन है जिसको आपको यूज कराना पड़ेगा अगर आप मॉडल बेस्ड एनोटेशन यूज करना चाहते हैं, मॉडल बेस्ड डेटा वैलिडेशन यूज करना चाहते हैं। तो ये रिक्वायर्ड आपने कर लिया यूज। अच्छा, यही रिक्वायर्ड आपको हर फील्ड के साथ चाहिए था, तो हर फील्ड के से पहले आप ये रिक्वायर्ड का जो वर्ड है इसको आप ऐड कर दो।
अब ये आपकी हर एक फील्ड रिक्वायर्ड हो जाएगी। इसको जरा चेक कर लेते हैं कि विदाउट राइटिंग हम इसको सबमिट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अच्छा जी, अब कुछ बगैर लिखे यहाँ पे आते हैं और सबमिट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, स्टिल ये सबमिटेबल हो रहा है, इसका मतलब है कि डेटा ये मूव करने लेके नहीं जा। ओके, प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोगों ने वैलिडेशन तो लगा दी है रिक्वायर्ड की, लेकिन अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है, कोई एरर आता है, तो उस एरर को प्रिंट करने के लिए हमने कोई लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करी है। तो हमने करना ये कि व्यूज के ऊपर आके यहाँ पे हर फील्ड के साथ अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को हम स्पैन के अंदर गेट करेंगे। और यहाँ पे आप लिख दो ASP वैलिडेशन 4 किसके लिए, नेम के लिए, कि अगर नेम के अंदर कोई भी इशू होता है XYZ तो वो इस स्पैन के अंदर आके डिस्प्ले हो जाएगा। और स्पैन के ऊपर एक क्लास लगाते हैं बूटस्ट्रैप की, क्लास X डेंजर, ताकि वो थोड़ा सा रेड आ जाए, ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो। यही आपका स्पैन हर फील्ड के साथ चाहिए आपको, क्योंकि अगर किसी भी फील्ड में मसला होगा तो ये स्पैन ही डिस्प्ले करेगा उस इशू को। आपके जेंडर के लिए भी आ गया, और ये एज के लिए भी जो है इशू यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ईमेल का जो भी इशू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, रिक्वायर्ड का हो या किसी भी हवाले से हो। पासवर्ड का जो है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास URL का है, वो हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा। अब जरा इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। अब जैसे इसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने, अच्छा ये मैसेज तो आ गए सारे, लेकिन हमने एक BR भी ऐड करना है ताकि जो है ना ये लाइन ब्रेक हो जाए ऑटोमेटिकली। एक तो हमने ये करना है काम, दूसरा काम ये कि जो मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास वो डिफॉल्ट मैसेज आ रहे हैं, जैसे कि द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे जो क्योंकि इंटीजर में थी दोनों चीजें हमारे पास, ये ईमेल की फील्ड और हमारे पास एज की फील्ड, तो उसमें बोल रहा है द वैल्यू इज इनवैलिड, यानी कि अपने मैसेज जो है ना कस्टमाइज शो कर रहा है, अपने कस्टम मैसेज शो कर रहा है, हमारे जो है ना वो शो नहीं कर रहा है, जो उसके बिल्ट इन मैसेजेस में वो शो कर रहा है। तो एक हम काम ये करते हैं कि मैसेजेस को चेंज करते हैं, कोई नॉर्मल से मैसेज बनाते हैं अपने यूजर फ्रेंडली से, वो थोड़ी सी UI बेटर करते हैं, यहाँ पे जो है ना लाइन ब्रेकिंग को यूज करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, आप क्या करें, इसके जहाँ पे स्पेन यूज किया ना आपने, इसी जगह जो है ना पैराग्राफ यूज कर लें सिंपल। तो पैराग्राफ क्या करता है, ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक कर देगा आपके लिए, तो आपको जो UI आउट हो रही है ना वो आउट नहीं होगी। दूसरी चीज ये, अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे मैं, अच्छा पैराग्राफ का ड्रॉबैक है कि पैराग्राफ के अंदर ये ASP वैलिडेट जो है ना काम नहीं करेगा, तो आप जो है ना स्पेन में ही रहने दो उसको, और यहाँ पे ना एक BR ऐड कर लो, ऐसे सिंपल बस, यानी कि लाइन ब्रेक। ठीक है, ताकि लाइन ब्रेक हमारे पास सही तरीके से हो जाएगी। दूसरा काम ये था कस्टमाइज मैसेज। अब कस्टमाइज मैसेज कैसे आएंगे कि अगर रिक्वायर्ड में कोई इशू होता है XYZ, तो हम उसका कस्टमाइज मैसेज खुद से क्रिएट करेंगे कि हमें ये मैसेज चाहिए, जो आपका मैसेज है वो हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे लगाएंगे एरर मैसेज इक्वल टू, अपना मैसेज दे सकते हो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, जैसे कि नेम इज रिक्वायर्ड, या सिंपल। और यही आप जो है ना मैसेज अपना जो है ना हर फील्ड के साथ जो है डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप कर सकते हैं जेंडर इज रिक्वायर्ड, उसके अलावा एज इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप कर सकते हैं ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, और लास्ट में URL इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप चेक करते हैं कि कस्टमाइज मैसेज जो है मेरे वो आ रहे हैं, सबमिट किया मैंने डेटा को, तो आपके सामने नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड तो सही आ रहा है, लेकिन जो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन के लिए था और एज के लिए था, इसके साथ जो है ना कस्टमाइज मैसेज मेरा नहीं आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। बाकी जो हमने UI में BR ऐड किया वो भी सही तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, हमारे पास जो एज में और जेंडर में जो है ना कस्टमाइज मैसेज इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि एज और जेंडर की टाइप थोड़ी अलग है। इसमें यह है कि आपको जो है ना इसकी फील्ड में बताना पड़ेगा ये चीज न लेबल है, यानी कि आप इसको
नलेबल छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, क्वेश्चन मार्क ऐड कर दें इन दोनों के टाइप से पहले। इसका मतलब क्या हो गया, ये जेंडर भी नलेबल हो गया और एज भी नलेबल हो गया। जब तक आप नलेबल नहीं करेंगे तो आपका जो कस्टमाइज मैसेज है ना एज के हवाले से या फिर जेंडर के हवाले से, यानी कि जेंडर बेसिकली ई नम है हमारा, ई नम के हवाले से, तो वो आपका कस्टमाइज मैसेज नहीं आ रहा होगा। तो ये आपने कर देना लाजमी, जो भी इंटीजर फील्ड्स है उनके साथ। एक चीज आपकी ये हो गई। तो पहले हमने वैलिडेशन देख ली है जो कि रिक्वायर्ड के हवाले से थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मजीद जो थ्योरी में वैलिडेशन हमारे पास लिखी हुई थी। जैसे कि सेकंड हमारे पास आ रही है स्ट्रिंग लेंथ की एक फील्ड है हमारे पास, स्ट्रिंग लेंथ की वैलिडेशन हम यूज कर रहे होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्ट्रिंग लेंथ हमसे ये कहता है कि कोई भी आपके पास स्ट्रिंग का जो डेटा है उसकी लेंथ कितनी होगी, मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। ठीक है, आप इसमें दोनों दोनों जो है लेंथ डिफाइन करेंगे दोनों किस्म की। जैसे कि नाम है तो नाम कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा होना चाहिए, तो ये चीज हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हो। तो सिंपल है, आप यहाँ पे दोबारा से स्ट्रिंग लेंथ यूज करें और स्ट्रिंग लेंथ के बाद जो है ना आप सिंपल अपना जो भी लेंथ होगी, मिनिमम पहले लेंथ आती है हमेशा, उसके बाद जो है ना मैक्स लेंथ आ रही होती है हमारे पास। सॉरी, पहले मैक्स लेंथ का बोल रहा है, तो पहले मैक्स लेंथ देते हैं 15, और फिर आप बोल रहा है मैक्स लेंथ का एरर, तो हम बाद में देंगे। पहले हम दे रहे हैं मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ हम दे देते हैं इसको 3, और फिर अगेन अब देते हैं एरर इसको। एरर मैसेज हमारा होगा जैसे कि नेम मस्ट बी विद इन 3 लेटर्स ड्यू टू 15 लेटर्स कर लेते हैं। लो, तो ये हमारे कस्टमर मैसेज भी बन के हाथ किया, और ये हमारी वैलिडेशन भी लगी नेम के ऊपर कि नेम के जो फील्ड है उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 15 लेटर्स और मिनिमम जो है 3 लेटर्स का जो है नाम सेव हो सकता है। बाकी जेंडर और ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर हम मजीद वैलिडेशन अप्लाई नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो वैलिडेशन हमारे पास मौजूद है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस की वैलिडेशन हमारे पास मौजूद है। इससे ये हो जाएगा कि हमारी फील्ड की जो ईमेल की फील्ड है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ईमेल को मैच कर रही होगी कि उसमें डायरेक्ट है नहीं है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें मैच कर रहे होते हैं। तो जो हमारी ईमेल की फील्ड थी मेरे ख्याल से ये आ गई फील्ड, इसमें हम लगा लेंगे ईमेल एड्रेस। सिंपल आपने ईमेल एड्रेस लगा देना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फील्ड को ईमेल एड्रेस के हिसाब से मॉडिफाई कर देगा। इसके बाद रेंज की फील्ड है। रेंज की फील्ड जो होती है वो नंबर में यूज होती है बेसिकली। स्ट्रिंग लेंथ यूज होता है स्ट्रिंग के साथ, और रेंज यूज होता है हमारे पास नंबर के साथ। जो भी आपकी नंबर्स की फील्ड है जस्ट लाइक एज, अब एज में को रेंज देना चाह रहे हो कि मिनिमम जो है 18 एज इंसर्ट हो सके और मैक्सिमम जो है ना 50 इंसर्ट हो सके, किसी भी किस्म की आपकी रेंज हो सकती है, तो रेंज यूज होती है नंबर्स के साथ आपके। तो आप यहाँ पे आए और रेंज डिफाइन कर दें, और रेंज की जो भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। पहले आएगी मिनिमम वैल्यू, मैं कर रहा हूँ 18, और मैक्स वैल्यू हम दे देते हैं इसकी फॉर सपोज 50। और इनका मैसेज क्या होगा, कस्टमाइज मैसेज भी देना चाह रहा हूँ मैं, अगर नहीं दोगे तो इसका बिल्ट इन मैसेज आ रहा होता है, वो हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ पे लिख देंगे एज मस्ट बी विद इन 18 टू 50 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कस्टम मैसेज भी बन गया कि ये एज हो सकती है, इसके अलावा एज आएगी तो उसमें भी मैसेज हमें शो कर देगा ये। अच्छा, इसके बाद पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड में हम जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर रहे होते हैं। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है थोड़ा समझ लो। ये जो हमारे पास नेक्स्ट फील्ड हमारे पास मौजूद है रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको हम कह रहे हैं पैटर्न है जस्ट लाइक हमारा। और पैटर्न जो है ना किसी भी चीज के लिए हो सकता है, आपके यूआरएल के लिए भी हो सकता है, आपकी ईमेल के लिए भी हो सकता है, पासवर्ड के लिए भी हो सकता है। यानी कि कोई भी चीज जो कि स्पेसिफिक पैटर्न में होती है तो उसको पैटर्न से मैच करवाने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। और रेगुलर एक्सप्रेशन आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी हर किस्म के लिए, ईमेल के लिए मिल जाएगी आपको, पासवर्ड के लिए मिल जाएगी, नेम वगैरह के हर चीज के लिए मिल जाएगी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन। तो वो हम यूज करना चाहते हैं पासवर्ड में, क्योंकि हम चाह रहे हैं पासवर्ड जो हम इंसर्ट करें उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हो, अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, यानी कि पासवर्ड का जो पैटर्न होता है उसमें मैच करे पासवर्ड। तो उसके लिए हम जो है कस्टमाइज पैटर्न यहाँ पे डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए जो है ना आप एक एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करेंगे, उस एट्रीब्यूट का नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन, REG, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन आएगी डबल कोट्स के अंदर। एक्सप्रेशन जो है ना बोल रहा है पैटर्न दो आप स्ट्रिंग के अंदर, और पैटर्न आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाएगा। आप सिंपल सर्च करें पासवर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर पासवर्ड, तो आपको पैटर्न मिल जाएगा। मेरे पास पैटर्न है तो मैं यहाँ पे पैटर्न को जो है ना नोट डाउन कर लेता हूँ।
और यहाँ पे जो पैटर्न काफी लंबा है, आप जो है ना पैटर्न जो है ना इंटरनेट से नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 8 कैरेक्टर हो, मिनिमम जो है ना पासवर्ड करना है 8 कैरेक्टर हो। और इसके अलावा हम यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे कि हमारे पासवर्ड के अंदर जो है स्पेशल कैरेक्टर के साथ साथ, सॉरी, कैपिटल लेटर भी हो, डब्ल्यू लगाया ना कैपिटल के अंदर से, मतलब है कैपिटल लेटर भी हमारे पासवर्ड में लाजमी होने चाहिए। सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। ये आपको याद नहीं करना है, उससे घबरा होने की, ये क्या है फालतू में लिख रहे हैं, आपको इंटरनेट से मिल जाएगा इजीली। तो आप जो है ना कॉपी एंड पेस्ट कर लिएगा, ये आपके लिए वर्केबल होगा। A to Z कैपिटल के अंदर, और ऑल अल्फाबेट A to Z स्मॉल के अंदर, डॉट स्टेरिक और डॉलर सिंबल। ये आपके पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गई पूरी, एक पैटर्न आ गया है जिसको आप इजीली यूज करवा सकते हो। अब जो बीच में एरर दे रहा है, इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम एक टर्म यूज होती है C# में, वर्बेटम लिटरल की। उसके लिए आप क्या करते हैं, स्ट्रिंग से पहले, अगर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल लेटर आ रहे हैं तो उससे पहले आप एट का सिंबल यूज कर लेंगे, तो ये बीच के जितने भी एरर्स हैं वो सारे के सारे आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी ये कुछ इसमें पैटर्न मतलब हो सकता है जिसके से एरर्स हैं सॉल्व नहीं हो रहे, हो गए बिल्कुल ठीक है, थोड़ा रीड करा था इसके से एरर सॉल्व नहीं हो रहे थे। बहरहाल तो ये पैटर्न सेट कर लिया हमने। अगर पासवर्ड इस पैटर्न से मैच नहीं करता, इस पैटर्न में लिखा हुआ है कि पासवर्ड के अंदर आपके स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस सब कुछ होना चाहिए। तो अगर इस पैटर्न से मैच नहीं करता आपका पासवर्ड, तो आप ये करें, कॉमा ऐड करें और यहाँ पे यूज कर दें एरर मैसेज अपना कस्टमाइज, और यहाँ पे आप लिख सकते हो अपना कस्टम मैसेज कुछ भी बना दो, जैसे कि प्लीज एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में हमें पता है क्या चाहिए, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली इसने वैलिडेट करवा देगा हमारे पासवर्ड को भी। ये चीज हो गई है। और ईमेल के लिए भी बहरहाल होती है, लेकिन ईमेल के ऊपर अभी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसको चेक करते हैं सारी किस्म की वैलिडेशन को। अच्छा, एक रह गई है यूआरएल के लिए, तो वो भी हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं यूआरएल के लिए, ताकि हमारा यूआरएल भी जो है वैलिडेट हो पाए। तो बड़ा सिंपल है, इसके लिए सिंपल आप लिख देंगे यूआरएल, तो ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि यूआरएल के अंदर एचटीटीपी आ रहा है, .com आ रहा है नहीं आ रहा है, खुद ही चेक कर लेगा चीजों को। और एक फील्ड और होती है कंपेयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पासवर्ड कंपेयरिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं हम लोग। तो मजीद में एक काम करते हैं, एक फील्ड बनाता हूँ क्रॉप करके, स्ट्रिंग, इसका नाम रख दूंगा सी पासवर्ड, मतलब कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और इस कंफर्म पासवर्ड को भी मैंने क्या करना है, रिक्वायर्ड करना है। अच्छा, एक चीज में मेरे ख्याल से मिस कर गया थोड़ी सी, वो ये कि जो मैंने एक्सप्रेशन लगाई है ना, वो यहाँ नहीं लगेगी, वो लगेगी पासवर्ड के ऊपर, दिस वन। अब ठीक है ये, ठीक है, देख रहे हो ना आप? ये हमारा ईमेल का ब्लॉक कंप्लीट हो गया, ये पासवर्ड रिक्वायर्ड हो गया, पासवर्ड की वैलिडेशन आ गई, पासवर्ड आ गया। अब बनती है कंफर्म पासवर्ड की फील्ड, विच इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगा देंगे इसके ऊपर। कंफर्म पासवर्ड है ना, दिस वन, यहाँ लगाना ही है आपको। ये दोनों चीज आप करें यहाँ से कट, यूआरएल के बाद यहाँ पेस्ट करनी है आपने, ठीक हो गया पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे नाम होगा कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड इस रिक्वायर्ड हो गया, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड रिक्वायर्ड भी करना है, और इसको इस पासवर्ड से हमें कंपेयर भी कराना है कि दोनों चीजें सेम भी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे एक और यूज करेंगे प्रॉपर्टी कंपेयर।
अच्छा ये कोई जो हमने पैटर्न यूज किया ना, उस पैटर्न में कोई मिस्टेक है जिसके वजह से एरर दे रहा है, इट्स नॉट इनफ। तो एक दफा पैटर्न को मैं गो थ्रू कर लेता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो एक दफा चेक करते हैं चीज़ों को अपनी। एक दफा सबमिट किया हमने तो हर एक फील्ड का रिक्वायर्ड बोल रहा है ये, और अगर आपने नेम को फिलअप कर दिया तो ये नेम से रिक्वायर्डेशन को खत्म कर देगा, और अगर नेम के अंदर आपने कोई भी ऐसा लेटर लिखा जो कि 3 से कम है तो उसको भी ये मना करेगा। ठीक है, जो हमने वैलिडेशन अप्लाई करी है। इसके बाद अगर जेंडर की बात करें, रिक्वायर्ड है सिंपल, तो आपने जेंडर अप्लाई कर दिया। एज की बात करें तो एज में भी ये कि आप मतलब 18 से कम की एज को एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, तो आपने जो वैलिडेशन लगाई वो काम कर रही है। ईमेल की बात करें तो ईमेल आपने लिखा, और अगर आपने इनवैलिड ईमेल लिख दिया तो ये इस चीज़ को भी जो है ना देख रहा होगा कि आपका ईमेल में एट कम है, एट लगा दिया आपने, तब भी ये मना कर रहा है। ठीक है, इनकम्प्लीट है। इसके अलावा पासवर्ड की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड में आपने नॉर्मल सा कुछ भी लिखा है तो अच्छा ये ईमेल को थोड़ा बोलेगा तो उसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड बोल रहा है मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनेगा? आप इसमें जो है ना जैसे कि ABC भी लिखो, कैपिटल भी लिखो, कुछ 1 2 3 भी लिखो, और कुछ स्पेशल सिंबल भी ऐड करो, तब जाके ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा अभी भी बोल रहा है ये स्ट्रॉन्ग, हमारा पासवर्ड जो स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक सेकेंड, हम यहाँ पे करते हैं 1 2 3 और @ अच्छा ये जो मैंने पैटर्न यूज किया है, इस पैटर्न के हिसाब से पासवर्ड ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, हालांकि मैंने 6 और 6 7 हुआ है ना, ये 1 कर लेते, 8 कर लेते हैं। 8 कैरेक्टर थे ना वहाँ पे, अब कंफर्म हो गया क्योंकि वहाँ पे जो थे 8 कैरेक्टर का पासवर्ड था, हम यूज कर रहे थे 7। ये इसने कर लिया सेव। अच्छा इसके ऊपर अभी पासवर्ड है तो उसको हाइड करना चाहिए, तो वो हाइड नहीं किया अभी। और सेम कंफर्म पासवर्ड के लिए हमने फील्ड नहीं बनाई थी, तो वो भी हमने बनानी है अभी। कुछ चीज़ अभी इसमें मिसिंग है, तो 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये कि हमने पासवर्ड को हाइड करवाना है। तो जो मेरा पासवर्ड की फील्ड है ना, दिस वन, डेटा टाइप, डेटा टाइप डॉट पासवर्ड, ये फील्ड आपकी हो जाएगी पासवर्ड के अंदर हाइड, जो डॉट्स आते हैं। और सेम हमने चाहिए कंफर्म पासवर्ड के लिए भी फील्ड को हमने हाइड करवाना है। एक काम तो ये होगा, दूसरा काम ये कि इस कंफर्म पासवर्ड की हमें फील्ड चाहिए व्यू के ऊपर आगे। तो व्यू पे चलते हैं, पासवर्ड के बाद कॉपी बनाते हैं बस इसकी, और करते हैं पेस्ट, और जहां जहां पासवर्ड था वहां कर देंगे हम कंफर्म पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड का ये मैसेज शो कर देगा यहाँ पे। अब जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम पासवर्ड को चेक करते हैं कि अगर पासवर्ड में हम देखें हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वो हाइड हुआ हुआ है। और मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाता हूँ, और इसको हम मैं बेसिकली मैच नहीं करवाता। ठीक है, तो देखते हैं क्या इस चीज़ को पिक करता है। बिल्कुल पिक कर लिया। तो बोल रहा है कि पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं था, दूसरा ये बोला पासवर्ड आपका मैच भी नहीं करता था। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पहले क्रिएट करते हैं, और अब मैच करवाते हैं। अच्छा मैंने लेटर थोड़े आगे पीछे लिखे हैं ताकि जो है ना पासवर्ड देखें मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, चेक करें। अभी भी देखें क्या बोल रहा है, पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल। बहरहाल अब एक फॉर्म को तरीके से फिलअप करते हैं, और हमने एज लगाई थी यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये जरूर नहीं आएगा, ईमेल लिख दिया हमने, पासवर्ड हम तरीके से लिखते हैं। और यूआरएल में भी क्योंकि रिक्वायर्ड है, और ये एक वैलिड यूआरएल मांगेगा हमसे, तो हम यहाँ पे https://fb.com कर दिया मैंने उसको, और सबमिट किया। तो अच्छा पासवर्ड का मसला आया खाली, क्योंकि पासवर्ड जो है ना अभी भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा था, क्योंकि पासवर्ड हो सकता है उसमें हमने कोई चीज़ मिस कर दी हो। या आप खुद से ट्राई कर सकते हो। पासवर्ड अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसने चेक कर लिया था पासवर्ड। अगर कंफर्म पासवर्ड जब बनेगा ये, जब आपका एक स्पेशल कैरेक्टर, एक आपका लोअर केस, एक अपर केस और एक नंबर लास्ट में ऐड होगा, तब जाके एक्सेप्ट कर होगा पासवर्ड को। बाकी हर चीज़ को उसने एक्सेप्ट करवा लिया। तो ये थी हमारे पास मॉडल बेस्ड वैलिडेशन के किस तरीके से आप डेटा को डेटाबेस में सेंड करने से पहले मॉडल के ऊपर ही वैलिडेट करवा सकते हो। होपफुली चीज़ समझ में आई होगी। इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। फॉर नाउ क्लास को भी हम वाइंड अप कर रहे हैं।